हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का हम 7th चैप्टर अध्याय 7 कर रहे हैं, जो है हमारे पास बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और आज हम 7th चैप्टर के 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सपर चित्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो द लास्ट सपर जिसको बनाया है फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची ने एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग बनाई है, जो है मोनालिसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो द लास्ट सपर है इसको कब बनाया गया था। ऑप्शंस दिए हैं 1495, 1496, 1467 और 1497। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1495। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों चीज़ याद रखना कि लास्ट सपर को 1495 में बनाया गया था और इसके जो चित्रकार हैं वो लियोनार्डो दा विंची हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? ठीक है, तो कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। कब की थी ये पूछा गया है। ऑप्शन है 1487, 1473, 1492 और 1497। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1497। कोलंबस जो है वो 1497 में अमेरिका पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शंस दिए हैं 1547, 1587, 1582 और 1560। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसका आरंभ हुआ था 1582 में, यानी सी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास एक बुक का नाम दिया गया है 95 थीसिस। ठीक है, 95 थीसिस की रचना निम्नलिखित में से कब की गई थी? कब हुई थी इसकी रचना, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 1518, 1517, 1516 और 1520। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी 1517। ये जो 95 थीसिस है इसकी रचना की गई थी 1517 में। ठीक है, अच्छा, अब इसका यहाँ से आपका होमवर्क है। 95 थीसिस जो है इसको किसने लिखा था, है ना, यानी इसके रचनाकार कौन है, इस किताब को किसने लिखा था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक चर्चित कलाकार है? कौन एक कलाकार है हमें ये बताना है। ऑप्शंस दिया है लियोनार्डो दा विंची, मार्टिन, कोपरनिकस या फिर लूथर। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची, है ना। ये जो है ये फेमस कलाकार हैं। इसके अलावा ये जो भी आपको नाम दिए हैं ये सारे नाम दिए हैं लेखक के, तो ये सब लेखक हैं, जबकि जो लियोनार्डो दा विंची हैं ये कौन है? कलाकार हैं। ठीक है, पेंटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यूरोप में विश्वविद्यालय कौन से देश में स्थापित हुआ था? ऑप्शंस दिए हैं रूस, इटली, मिस्र और जापान। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इटली। इटली में सबसे पहले यूरोप में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कम दहेज वाली लड़कियों को यूरोप में क्या दंड मिलता था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शंस दिए हैं, बाल काट दिए जाते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी, उन पे दया दिया जाता था, या फिर उनको ईसाई भिक्षुणी बना दिया जाता था। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसाई भिक्षुणी बना दिया जाता था। ये जो महिलाएं थी जो अपने साथ कम दहेज लाती थी, उनको सारा जीवन एक भिक्षुणी की तरह, एक भिक्षु की तरह जीना पड़ता था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इजाबिला दी इस्ते जो कि 1474 में इनका जन्म हुआ, 1539 में इनकी मृत्यु हुई, ये क्यों प्रसिद्ध थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजाबिला दी इस्ते जो थी ये क्यों प्रसिद्ध थी? ऑप्शंस दिए हैं, साहित्यकार के रूप में, कुशल प्रशासक थी, संगीतकार थी, या फिर ये नृत्यांगना थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुशल प्रशासक थी। ये जो इजाबेला दी इस्ते थी, इन्होंने अपने पति के अनुपस्थिति में अपने पूरे राज्य पर प्रशासन किया था और इनके राज्य का नाम था मंटुआ। ठीक है, आप इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल्यासार कैस्टिलियोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इनमें से महिलाओं में ये जो बाल्यासार कैस्टिलियोन थे, इन्होंने अपने एक लेख में महिलाओं के गुणों के बारे में लिखा कि महिलाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन से गुण नहीं होने चाहिए। तो इन्हीं के अनुसार महिलाओं में कौन से गुण नहीं होने चाहिए?
ऑप्शन हैं ईर्ष्यालु, स्नेहशील, शालीन या फिर समझदार। देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईर्ष्यालु। महिलाओं को ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए वाल्यासार कैस्टिलियन के द्वारा। क्लियर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्टिन लूथर का आंदोलन का क्या नाम था। मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन का क्या नाम था। ऑप्शन है प्रति सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन या फिर कैथोलिक सुधार आंदोलन। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ठीक है, या फिर प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो बहुत सारे लोग इसका आंसर जो है समाज सुधार आंदोलन लगाते हैं, तो ये नहीं होगा, इनके आंदोलन का नाम था प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनाबैप्टिस्ट कहाँ का रहने वाले थे। ये जो कलाकार हैं इटली में पुनर्जागरण काल के, ये कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शंस दिए हैं इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोहान्स केपलर कौन था। ठीक है, ऑप्शंस दिया है वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, जीव वैज्ञानिक या फिर रसायनज्ञ। तो जो जोहान्स केपलर थे ये एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जोहान्स केपलर ने ही बताया था, जैसे मान लीजिए ये सन है, तो सन के चारों ओर ये जितने भी ग्रह हैं, ये सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनका जो ये पथ है आप देख रहे हैं, ये जो है बिल्कुल गोल नहीं है, यानी बिल्कुल वृत्ताकार नहीं है, ये ओवल शेप में अंडे के आकार का है। ठीक है, इस आकार को कहा जाता है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार इस आकार को हम कहते हैं। तो ये जो जोहान्स केपलर थे, इन्होंने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन थे, खगोल शास्त्री थे जिन्होंने इस बात को बताया था। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा आपको, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये वर्तमान का सार्वजनिक क्षेत्र नहीं पूछा है, बल्कि पुनर्जागरण काल में यूरोप में सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहा जाता था यह पूछा गया है। ऑप्शन है सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित, सबका कल्याण, देश की संपत्ति का समान बंटवारा या फिर ग्रामीण व्यवस्था। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ था सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म। ठीक है, इनसे जो भी संबंध होता था वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता था। तो ए हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गियोडो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानवतावादी हैं ये, तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिया है वास्तुकार, गीतकार, साहित्यकार या फिर जीवंत रूप चित्रकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवंत रूप चित्रकार। जो गियोडो थे इन्होंने ही सबसे पहली बार एक मूर्ति बनाई थी जो हूबहू इंसानों जैसी दिखती थी। ठीक है, जिसको जीवंत रूप बोला गया था, तो ये जीवंत रूप चित्रकार थे। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इटली में नहीं था। हमसे पूछा गया कौन सा इटली का विश्वविद्यालय नहीं है। ऑप्शन है बोलोनिया, फ्लोरेंस, बनारस या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन बहुत ही आसान सा दे रखा है। बनारस जो है वो भारत में है, तो ये इटली का विश्वविद्यालय नहीं था, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी आप ये याद रखिएगा, बोलोनिया और फ्लोरेंस ये दोनों ही इटली के विश्वविद्यालय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वेनिस के राष्ट्रमंडल की परिषद में सदस्यों की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो वेनिस में जो राष्ट्रमंडल का परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव होता था, उनकी न्यूनतम आयु आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस दिए हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष। तो देखो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। तो वेनिस के राष्ट्रमंडल के परिषद में सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सामंतवाद के पतन के साथ किसका विकास तेज हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही सामंतवाद अंत हुआ तो किसके विकास में वृद्धि हुई। ऑप्शन है गांव के, राज्यों के, नगरों के या फिर कस्बों के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नगरों के। सामंतवाद के अंत के साथ ही नगरों के विकास में तेजी से वृद्धि हुई। सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, सामंतवाद के पतन ने किसको जन्म दिया। तो अभी हमने बात किया, जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ऑप्शंस देखिए, नगरीय सभ्यता,
नगरीय संस्कृति, नगरीय व्यापार या फिर नगरीय उद्योग? तो सामंतवाद के अंत के साथ नगरीय संस्कृति शुरू हुई थी। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे जो है इसमें देखो नगरीय सभ्यता पे टिक लगाएंगे, पर सभ्यता नहीं होगा, नगरीय संस्कृति शब्द आपकी किताब में लिखा हुआ है तो आप नगरीय संस्कृति पे टिक लगाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमारे पास, नगरीय संस्कृति के विकास के बाद अभिजात वर्ग के लोग किस किस को आश्रय दे रहे थे? जब नगरीय संस्कृति का विकास होने लग गया तो अभिजात वर्ग के लोग किन लोगों को अपने नगरों में रहने दे रहे थे? ऑप्शन है इतिहासकारों को, कलाकारों व लेखकों को, फोटोग्राफरों को या फिर इंजीनियरों को? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलाकारों और लेखकों को। इनको जो है श्रम दिया जा रहा था अभिजात वर्गों के द्वारा, संरक्षण भी इनका किया जा रहा था। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रण के आविष्कार ने ज्ञान के सभी शाखाओं का विकास किया जैसे? तो ज्ञान की किन किन शाखाओं का विकास मुद्रण के आविष्कार के साथ हुआ? ऑप्शन है भौगोलिक ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखो मुद्रण के आविष्कार से क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में पहुंची और इससे पुस्तकें छपने लग गई, तो छपी हुई पुस्तकों से शिक्षा, विज्ञान और भौगोलिक ज्ञान सभीयों का विकास हुआ था। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांस्कृतिक परिवर्तन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हैं मार्टिन लूथर, जैकब वर्कहार्ट, दांते या फिर गियोटो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैकब वर्कहार्ट। जैकब वर्कहार्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन किया और जैकब वर्कहार्ट के अनुसार इतिहास का सरोकार राजनीति और संस्कृति दोनों से था। ठीक है, तो आप ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन इनके द्वारा कही गई है कि इतिहास का सरोकार राजनीति और संस्कृति दोनों से है। ये लाइन किसने कहे थे, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो बी हमारे पास इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैज्ञानिक, भौगोलिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इस युग को डैश कहते हैं? कौन सा युग कहते हैं, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है पुनरुत्थान युग, पुनर्स्थापना युग, पुनर्जागरण युग या फिर पुनः आवृत्ति युग? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण युग। तो वैज्ञानिक, भौगोलिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक इन सभी में उपलब्धि हुई थी और बहुत ही अच्छी उपलब्धि हुई थी, जिसके वजह से यूरोप में 15वीं शताब्दी का जो समय है उसे पुनर्जागरण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामंतवाद के पतन के बाद कौन सी राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब सामंतवाद का पतन हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सामंतवाद के पतन के बाद नगरीय संस्कृति आई थी। तो इन नगरीय संस्कृतियों में बसने वाले जो प्रारंभिक नगर या राष्ट्रीय राज्य थे वो कौन से थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन है इंग्लैंड व फ्रांस, स्पेन व पुर्तगाल, हॉलैंड या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे वो शहर थे जो सामंतवाद के पतन के बाद विकसित हुए थे। हॉलैंड भी इसी का एक हिस्सा है, तो आप इसको जो है निकाल मत देना, हॉलैंड भी इसमें आएगा। एक्चुअली यही 5-6 शहर थे, तो आप इन सभी के नाम को याद रखिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और इटली। इटली यहाँ पे नहीं है, पर आप इटली को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल की मानवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पुनर्जागरण काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी? ऑप्शन है डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, हैमलेट या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे पुस्तकें हैं और इन सभी पुस्तकों को पुनर्जागरण काल में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी प्राचीन रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का रूप देखने को नहीं मिलता? तो ऐसी कौन सी प्राचीन इनमें से रचना है जिनमें धार्मिक भावनाएं नहीं हैं? तो मोनालिसा, मैडोना, द प्रिंस या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास फिर से ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी पुस्तकों में ये चित्र है, इन सभी चित्रों में धर्म के बारे में कुछ भी नहीं है। मोनालिसा जो है ये एक पेंटिंग है एक महिला की, ऐसी ही मैडोना भी जो है एक महिला की पेंटिंग है। द प्रिंस जो है इसको जो है प्लेटो के द्वारा लिखा गया, इसका ये एक पुस्तक है जो कि राजनीति से संबंधित है। तो इन चित्रों में ये दोनों जो है पेंटिंग है, ये जो है क्या है, पुस्तक है, राजनीति से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी धार्मिक भावनाओं को नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट है, ब्रेसिले विश्वविद्यालय के विख्यात इतिहासकार कौन थे? ठीक है, तो फेमस जो इतिहासकार थे ब्रेसिले विश्वविद्यालय के वो कौन है? ऑप्शंस हैं किंग लूथर, जैकब वर्कहार्ट,
दांते या फिर गियोटो? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैकब वर्खार्ड। ये ब्रेसेले विश्वविद्यालय के थे, प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 27, इटली के नगर अपने को किन राज्यों के रूप में स्थापित कर रहे थे? राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, नगर राज्य या फिर स्वतंत्र राज्य? तो जो इटली के नगर थे वो अपने आप को नगर राज्यों के रूप में स्थापित कर रहे थे। सी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोप के विश्वविद्यालयों ने किस वाद को बढ़ावा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से वाद को यूरोप के विश्वविद्यालयों ने बढ़ावा दिया था? ऑप्शंस हैं साम्राज्यवाद, सामंतवाद, आतंकवाद या फिर मानवतावाद या फिर मानववाद। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मानववाद। मानवतावाद यानी मानववाद दोनों सेम वर्ड है, इसको यूरोप के विश्वविद्यालयों ने बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्लोरेंस डैश नगर के रूप में जाना जाने लगा? तो वाणिज्यिक नगर, बौद्धिक नगर, धार्मिक नगर या फिर सांस्कृतिक नगर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक नगर। क्योंकि देखो फ्लोरेंस में जो है मानवतावाद की शिक्षा दी जा रही थी। फ्लोरेंस में एक विश्वविद्यालय भी था, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, जहाँ से सबसे पहली बार मानवतावाद का जो है शिक्षा देना आरंभ किया गया था। इसीलिए फ्लोरेंस को बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किंग मार्टिन लूथर कौन से देश का युवक था? ऑप्शन है अमेरिकन, रोमन, जापानी या फिर जर्मन? तो किंग मार्टिन लूथर जो थे वो कहाँ के थे? ये जर्मन के थे, जर्मनी के एक युवा थे। डी हमारे पास बिल्कुल इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया? ऑप्शन है समाजवादी नीति, भौतिक नीति, सुधारवादी नीति या फिर सांस्कृतिक नीति? और देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सुधारवादी नीति। तो जो मार्टिन लूथर थे इन्होंने चर्च के जो कर्मकांड चल रहे थे, जो चर्च का जो है यहाँ पे प्रभुत्व था, चर्च में इन्होंने सुधार की नीति रखी, तो सुधारवाद नीति को इन्होंने बढ़ाया और इन्होंने इस नीति का प्रचार एक आंदोलन के रूप में किया था जिसको प्रोटेस्टेंट आंदोलन या फिर प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य परिवार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं चंद्रमंडल, सौर मंडल, तारा मंडल या उपरोक्त सभी? तो देखो सूर्य का परिवार है इसीलिए इसको हम सौर मंडल कहेंगे। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोपरनिकस एक बहुत ही प्रसिद्ध डैश था। तो कोपरनिकस कौन थे ये पूछा गया है। ऑप्शन है साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या फिर इतिहासकार? तो जो कोपरनिकस था ये एक वैज्ञानिक था। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में वैज्ञानिक नहीं दिया है और अगर खगोल विज्ञान दिया गया है, खगोल शास्त्री दिया गया है, तब हम खगोल शास्त्री जो है ऑप्शन पे टिक करेंगे क्योंकि वास्तव में ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो जो कोपरनिकस थे ये खगोल शास्त्री थे, यानी खगोल विज्ञान से इनका संबंध है। और कोपरनिकस ने सबसे पहले अपनी पांडुलिपि में लिखा था, इन्होंने एक पांडुलिपि में लिखा था कि सन बीच में है और बाकी सारे ग्रह जो हैं वो सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा कोपरनिकस ने बताया था। लेकिन कोपरनिकस को इस बात का डर था कि चर्च के लोग जो है वो इनकी पांडुलिपि को जब ये छापेंगे तो वो इस बात का विरोध करेंगे, इसीलिए कोपरनिकस ने अपनी इस खोज को कभी पब्लिश ही नहीं किया, कभी इसको इन्होंने छापा ही नहीं। बाद में इनके शिष्यों ने इनकी मृत्यु के लगभग 50 साल के बाद जो इनकी पांडुलिपि थी उसको इनके शिष्यों ने जो है क्या किया था, पब्लिश करवाया था। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रसिद्ध थे, ये वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, खगोल विज्ञान का अध्ययन करते थे और इनकी खोज क्या थी, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सन के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, जैकब वर्खार्ड जिनका जन्म 1818 में हुआ, मृत्यु 1897 में हुई, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, कंटरवरी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेजा इन इटली या फिर इंट 5। ठीक है, तो जैकब वर्खार्ड के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो थी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेजा इन इटली, यानी इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता। ये पुस्तक को लिखा था किसने? जैकब वर्खार्ड ने। सी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कहाँ पे था? तो ये इटली में था और इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस देखते हैं, 1347, 1348, 1349 और 1350। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना हुई थी 1349 में, यानी सी हमारे पास इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, 1349।
क्वेश्चन नंबर 36 है, जेफ्रे चौसर इन्होंने पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था कैंटरबरी टेल्स। इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये पुस्तक कब छपी थी? अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि आपको जो है यहाँ पे बुक भी दिया हुआ है, बुक के राइटर का नाम भी दिया हुआ है, और ये बुक कब पब्लिश हुई थी आपको ये डेट भी दी हुई है, तो आपको ये तीनों ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 1390, 1391, 1392 या फिर 1393। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1390। 1390 में कैंटरबरी टेल्स बुक का प्रकाशन हुआ था, जिसको जेफ्रे चौसर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व विख्यात द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। क्वेश्चन हमने किया था, जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने देखा था कि द लास्ट सपर जो है ये बना कब था, है ना, और इसके चित्रकार कौन थे अभी आपसे पूछा गया। ऑप्शन है माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, जैकब या फिर मैकियावेली। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने द लास्ट सपर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया? ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मार्टिन लूथर थे इन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में लिखा था, कब लिखा था? ऑप्शंस दिए हैं 1520, 1521, 1522 या फिर 1523। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1522। 1522 में मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल गैस्पारो कैंटिमिनी, ठीक है, ये एक राइटर है और वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। इसमें इन्होंने कौन सी सरकार का वर्णन किया है? ऑप्शंस दिए हैं राजनीतिक सरकार, गणतंत्रीय सरकार, साम्राज्यवादी सरकार या फिर कुलीन तंत्रीय सरकार। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्रीय सरकार। तो इन्होंने एक पुस्तक को लिखा था गैस्पारो ने, पुस्तक का नाम था द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, जिसमें इन्होंने एक लोकतांत्रिक यानी गणतंत्रात्मक सरकार का वर्णन किया था। तो हमारे पास क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, इनमें से कौन से एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं? ऑप्शन दिया है जूलियस सीजर, शेक्सपियर, सिसरो या फिर टॉलमी। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉलमी। टॉलमी जो थे ये एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 41 एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, मोनालिसा ये जो पेंटिंग है, चित्र, इसको बनाने वाले कलाकार का क्या नाम है? ऑप्शंस दिया है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो, गुटेनबर्ग या फिर पेट्रो। सही आंसर आप सभी को पता है, ए है लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने मोनालिसा को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने छापेखाने में क्या छापा गया? तो गुटेनबर्ग ने 1456 में यूरोप में, है ना, सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस को लगाया। तो इसमें जो पहली पुस्तक छपी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है मानवतावादी विषयों की पुस्तकें, आयुर्विज्ञान विश्व कोश, बाइबल की 150 प्रतियां या फिर मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस। तो देखो इसमें छपने वाली जो पुस्तक थी वो थी बाइबल, और इन्होंने पहली बार में बाइबल की 150 कॉपियां छापी थी, ठीक है, 150 प्रतियों को छापा था। अब यहाँ पे देखो ये तो याद रहेगा ही रहेगा आपको, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूरोप में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन को कब लाया गया? तो उसका आंसर आपका बनेगा 1455। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें ना तो आप 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे, इस 50 क्वेश्चन के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान क्या कहलाया? तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, अभियान चलाया था कैथोलिक चर्च के क्रमकांडों के विरोध में या फिर उनके प्रभुत्व के विरोध में, उसको क्या कहा गया? ऑप्शन दिया है रेनेजा, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, पाप स्वीकृति या फिर अमूल परिवर्तनवादी। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन के नाम से इनका यह अभियान फेमस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोपरनिकस के किस साहित्य की घोषणा की? जो कोपरनिकस थे इन्होंने कौन सी खोज की? अभी मैंने आपको बताया था ये एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए में ही हमारे को दिया हुआ है। कोपरनिकस ने बताया था। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी समझिए, कोपरनिकस हैं और दूसरे कैप्लर हैं, जोहानस कैप्लर पूरा नाम।
कोपरनिकस ने बताया था सबसे पहले कि सन बीच में है, सूर्य बीच में है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और बाकी के ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन कौन से पथ पे घूम रहे ये नहीं बताया। कोपरनिकस की ही पुस्तक को किसने पढ़ा? केपलर ने पढ़ा। इन्होंने जो है केपलर ने सबसे पहले जो है टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप से इन्होंने अंतरिक्ष में देखा और अंतरिक्ष में देख करके केपलर ने बताया था कि सन के चारों ओर घूम तो रहे हैं सभी ग्रह, लेकिन ये कौन से पथ पे घूम रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ठीक है, तो दोनों ही खगोल शास्त्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ने ही लगभग सेम चीज़ें बताई, पर कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह सारे घूम रहे हैं और केपलर ने बताया कि ये कौन से पथ पे यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। ठीक है, दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी? ऑप्शंस है, मानवतावादी विचारों की एक संस्था थी, कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधारों के लिए बनाई गई एक संस्था थी, या फिर इटली के विश्वविद्यालयों के विधि शास्त्र के केंद्र थे, फैदेलो द्वारा निर्मित स्त्रियों के अधिकारों पर बात करने वाली एक संस्था थी। तो देखिए, जो सोसाइटी ऑफ जीसस था यह कैथोलिक चर्च के द्वारा आंतरिक सुधारों के लिए बनाई गई एक संस्था थी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर होगा। और यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखेंगे, ये जो संस्था थी, इस संस्था के जो सदस्य थे, इनके सदस्यों को जेरुइट कहा जाता था। ठीक है, जेरुइट इसके सदस्यों को, इस संस्था के सदस्यों को कहा जाता था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखो आ ही गया, क्वेश्चन नंबर 46 है, जेसुइट कौन थे, है ना? तो अभी अभी हमने बताया आपको सोसाइटी ऑफ जीसस जो संस्था थी इसके सदस्य थे यानी अनुयायी थे, तो बी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने इसकी बात की जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जो भिक्षुक थे और ये कहाँ के थे? जर्मन के। ये भी याद रखना कि मार्टिन लूथर कौन से देश के थे? जर्मन। अच्छा, यही क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये, भिक्षुक मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो मैंने आपको तो आंसर बता ही दिया, कहाँ के थे ये? जर्मन यानी जर्मनी के थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन को इन्होंने चलाया था और इन्होंने जो है बाइबल को जर्मन भाषा में लिखा था 1655 में। ठीक है, ये दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 है, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में पुस्तक है, ये तीनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस दिया है, कोपरनिकस, जोहानस केपलर, गैलीलियो या फिर मार्टिन लूथर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानस केपलर। जोहानस केपलर जो है इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंपॉर्टेंट है फिर से। दी मोशन पुस्तक, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम ध्यान से पढ़िए, दी मोशन। ऑप्शंस फिर से वही है हमारे पास, कोपरनिकस, जोहानस केपलर, गैलीलियो गैलीली या फिर मार्टिन लूथर। तो जो दी मोशन पुस्तक है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर बनेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, दी रिवोल्यूशनिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है हमारे पास, दी रिवोल्यूशनिस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है, कोपरनिकस, जोहानस केपलर, गैलीलियो या फिर मार्टिन लूथर। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पुस्तक थी ये पांडुलिपि थी। ठीक है, तो इसको पांडुलिपि के द्वारा जो है पांडुलिपि पर लिखा गया था और कोपरनिकस ने लिखा था। और ये पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई थी? कोपरनिकस के मृत्यु के बाद। ठीक है, इसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ था। समझ में आ गया होगा आई होप। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, आपको 50 के 50 जो पूरे 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इनकी रिवीजन बढ़िया से कर लेना, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस वीडियो की PDF जो है 3-4 दिनों में मतलब कल तक जो है इसको पब्लिश करा देंगे। PDF आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।